मशहूर ज़माना राव अनवार साबिक एसएसपी, बड़े मशहूर, बहुत सारे केसेस में बहादुर बच्चा कहलाते हैं। आज हमने स्टूडियो में उनको बुलाया है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त का। सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल सर आपके लिए, नकीबुल्लाह का कत्ल होता है, मुल्क भर में इस पर एहतजाज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस लेती है, पुलिस तहकीकात करती है, तमाम रिपोर्ट्स में आपको कसूरवार करार दिया जाता है, अदालत भी कहती है कि मुकाबले जो था वो जाली है, लेकिन फिर भी आपको बेगुनाह करार दे दिया जाता है। सर, ये महज किस्मत की मेहरबानी है? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी बातें सब लोग कर लेते हैं, लेकिन किसी के पास एविडेंस नहीं थी। पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊं कि उस आदमी का नाम नकीबुल्लाह था ही नहीं, क्योंकि उसकी डेड बॉडी ये लोग लेके गए हैं। कोई सर्टिफिकेट दिखा दें, बेफाम दिखा दें, शनाख्ती कार्ड दिखा दें, मैं पूरे पाकिस्तान को चैलेंज कर रहा हूँ, किसी के पास भी ये ले आए। वो नसीमुल्लाह के नाम से था, जिसका आईडी कार्ड की मैंने कॉपी अभी बताई भी है। जी जी, आपके पास मौजूद हाँ, है? मेरे पास मौजूद है। तो वो जो है उसकी, उसमें 2011 में उसका आईडी कार्ड बनाया। उसकी आप शक्ल देखें कैसी थी, और ये एक एडिट करके उसकी यंग आदमी की, लड़के की सूरत में तस्वीर चला रहे थे। बाकायदा एक प्लानिंग के तहत अफगानिस्तान से, इंडिया से बाकायदा सोशल मीडिया पे ये शोर हुआ। हमारे मुल्क को बदनाम करने के लिए कुछ इस तरह के लोग आ जाते हैं जो ब्लैकमेलर हैं, जो दूसरे मुल्क से पैसे भी लेते हैं, वीजे भी लेते हैं। हम ऐसे बहुत लोगों को जानते हैं, लाजमी हम इस फील्ड में रहे हैं, हमें काफ़ी लोगों का आइडिया और लोग बताते हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा किया गया जिससे सर, व्हाई प्रोपेगेंडा फॉर यू? आपके लिए क्यों किया गया? आपको इतना ज्यादा प्रोपेगेट क्यों किया गया? इसलिए कि मैं काम कर रहा था वहाँ। मैं एक जो इंडियन एजेंट दहशतगर्द थे, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी ग्रुप से था, जिसमें मैंने आपको बताया कि 95-96 में एमक्यूएम के खिलाफ काम किया काफ़ी। उसके बाद जो है मैंने इसमें जो ये किडनैपिंग फॉर रैंसम करके और ये पैसे से वहाँ जाया करता था वजीरिस्तान, जो ये यूज़ करते थे मुख्तलिफ तंजीमें जो कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके खिलाफ काम किया। कराची जो है मेरा एरिया जो था उसको छोटा वजीरिस्तान कहते थे। अच्छा, ये जो सब बातें आप नकीबुल्लाह के लिए कर रहे हैं, ये अदालत में साबित हुआ है? जो सीएनआईसी वाली बात आप कर रहे हैं कि नाम उसका नसीमुल्लाह था, ये सब साबित हुआ अदालत में? बिल्कुल साबित हुआ। उसके इश्तिहारी हुआ था 2016 में। उसके इश्तिहार के वारंट है, वही एटीसी कोर्ट। उसके ऊपर कोई एफआईआर भी थी सर? 2 एफआईआर थी, और ये कौन सी ईयर में हुई थी? 2014 में थी, और 2014 में ही है ना, वहां से एक जो आदमी को किडनैप किया था वो रिकवर हुआ था। तो ये तो ऐसी चीजें हैं कि जिसको आप वो नहीं कर सकते कि डिनाई करें कि ये नहीं जी। सर, ये कई टाइम तक ये मामला चलता रहा, और उसके बाद अदालत ने फिर आपको फाइनली फिर आप बेगुनाह करार पाए अदालत से। लेकिन उसके बावजूद मैं देखती हूँ आपने साबिक चीफ जस्टिस साहब के लिए काफी सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। तो राव साहब, उन्हें झूठा तक आपने कहा, क्या वजह थी, क्या शिकायत थी आपको साबिक चीफ जस्टिस साहब से? मुझे कोई ऐसी उनसे शिकायत नहीं थी। उन्होंने एक देखें कि अगर उनकी एफआईआर नहीं हो रही होती या कोई प्रॉब्लम होती तो उसका बाप या उसका कोई रिलेटिव करता। उन्होंने मंजूर पश्तीन ने एक एप्लीकेशन दी, उसके ऊपर उन्होंने 100 मोटो ले लिया, और 100 मोटो लेके उन्होंने एक शोर शराबा शुरू कर दिया कि जी ये हो गया, वो हो गया। जैसे उनकी आदत थी, वो अपने आप को बड़ा बहुत अच्छा समझाने की लोगों को कोशिश करते थे। और उसके बाद 100 मोटो लेने के बाद जब मैंने स्टेटमेंट दिए कि ये ऐसा नहीं ऐसे, तो उन्होंने तमाम मीडिया चैनल्स को मना कर दिया कि इसका स्टेटमेंट ना चलाएं, जो कि गलत बात है, क्योंकि मैं तो अपने आप को है ना जो है डिफेंड कर रहा था। जरूरी नहीं है कि मैं कोई फितना फैला रहा था, कोई जहाद आपस में फिरका वाराना फसाद करा रहा था, या लसानियत थी, कोई ऐसी कोई चीज नहीं थी। क्यों मुझे रोका? तो बहरहाल उसके बाद मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो उन्होंने पिछले दिनों कहा कि जी मैं एक बुक लिख रहा हूं, उसमें बहुत सच लिखूंगा, वो मेरे मरने के बाद शाया होगी। ठीक है ना? मैं आज उनको कह रहा हूं कि वो ये सच लिखें कि उन्होंने मुझे बुलाया कैसे। वो कोशिश करते रहे 2-2.5 महीने, नोटिस ये वो, आईजी से पकड़ लो, 3 दिन, 1 हफ्ता, सब आपके पास ऑन रिकॉर्ड चीजें। लेकिन जब मैं नहीं आया तो उन्होंने एक मेरे दोस्त से रिक्वेस्ट की कि जी इसको भेज दें, मैं 100 मोटो भी खत्म करता हूं, मुझे पता है ये बेगुनाह है, क्योंकि मैंने 2 एप्लीकेशनें उनको भेजी थी उस वक्त, और उन्होंने उस एप्लीकेशन पे पहली दफा मुझे बेल भी दे दी थी।
और दूसरी बार जो है फिर उनको एप्लीकेशन भेजी, उन्होंने कभी जिक्र नहीं मतलब किया। आप ये कह रहे हैं सर कि जब पाकिस्तान की तमाम फोर्सेज आपको नहीं पकड़ पा रही थी, उस वक्त आप चीफ जस्टिस साहब की, उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब के रिक्वेस्ट पर खुद नमूदार हुए थे? बिल्कुल, इसलिए कि आपने देखा मैं कार में बैठ के अंदर गया। उन्होंने फिर कोई यकीन दहानी भी करवाई होगी कि आप आ जाएं? मैं वही तो कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि ये बेगुनाह है, मैं बिल भी दे दूंगा, सो मोटो भी खत्म हो जाएगा, सो मोटो भी, और किया उन्होंने खत्म। सिर्फ इन्होंने जो अपना एक वकील रखा हुआ था जिससे सारे काम ये करवाते थे, कोई कराची में किसी फैक्ट्री में वैसे केमिकल का पानी निकल रहा है तो तुम इंक्वायरी कर लो, कराची में धुआं निकल रहा है तो तुम इंक्वायरी कर लो, कोई नेशनल हॉस्पिटल है उधर क्या हो गया, उन्होंने ये क्यों नहीं रखा हुआ है इमरजेंसी और ब्रेन की या किसी चीज की, वो एक बच्ची को गोली लग गई थी उसमें ना, सो मोटो ले लो अमल केस तो, हाँ हर चीज है ना जो है वो एक बंदे को दे रहे थे जो उन्होंने रखी। और मेरे केस में भी वही वकील था, उसकी रिक्वेस्ट पे मेरा नाम ईसीएल में डाल दिया। दूसरी इन्होंने ये किया कि जो जेआईटी बनती है वो कानून है आर्टिकल 19A, जिसमें जेआईटी में पुलिस के अलावा दीगर अदारे शामिल होते हैं, आईएसआई होती है, एमआई होती है, आईबी होती है, रेंजर्स होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। इन्होंने उसमें कोई नहीं शामिल की, इन्होंने वो 5 आदमी शामिल किए जो मेरी तफ्तीश में थे, जिसमें उनके 5 के नाम इनको शायद नहीं पता थे। तो वो आप है ना वो उस दिन का क्लिप निकालें तो इन्होंने कहा कि जी मैं है ना जो है वो अभी मशवरा करके हम अंदर से आते हैं, उठ के चले गए। अच्छा, 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए अंदर गए, थोड़ी देर में वापस आ गए, शायद इनको पर्ची मिल गई कि ये नाम आपने जेआईटी में देने हैं। फिर इन्होंने बताया ये फलाना एडिशनल आईजी जो हमारी इंक्वायरी में भी था, तफ्तीश में टीम का सरबराह था, उसको दे दिया। सर ये पर्ची कहाँ से आई थी? आपके भी बड़े सोर्सेस थे, आपके इल्म में तो होगा। वहां बैठे हुए थे ना उसके लोग। किसके लोग सर? साकिब निसार के, मैंने आपको बताया ना, उसका मैं वकील था, वो इसी केस में था और लोग थे, उन्होंने अपनी मर्जी से दे दी। तो वो सब ये क्यों कर रहे थे सर? आपसे क्या चाहते थे? किसके? ये सब क्यों कर रहे थे वो जी? ये तो उससे पूछा जाए ना कि उसने ये हरकत क्यों की। सर जैसे मुल्क के चीफ मुल्क को जस्टिस नुकसान दिया और एक एसएसपी के खिलाफ इस तरह की चीजें सर कर क्यों रहे थे? क्या फायदा हासिल करना था उन्होंने आपसे? मैं आपको यही तो चीज बता रहा हूं कि उसने कैसे ये जेआईटी बना दी। आर्टिकल 19A के थे, दीगर अदारे होते हैं क्यों नहीं किए, क्यों दूसरे के कहने पे सारे पुलिस वाले शामिल किए। फिर मशवरा करने अंदर जाता है, फिर आता है, फिर कहता है कि जी आप ये कर दें कि इसको जेआईटी को इस तरह कर दें और इसकी बेल, और फिर मुझे इलीगल ऑर्डर करता है कि इसको अरेस्ट कर लें। वो इलीगल ऑर्डर है। अच्छा, आपकी सारी बातों में राव साहब मैं ये देख रही हूँ कि अदालत ने जाली मुकाबला कहा, बेगुनाह कहा नकीब को, लेकिन आप आज तक अपनी गुफ्तगू में उसे मुजरिम कह रहे हैं। आप उसकी 2 FIRs का तस्करा भी कर रहे हैं, फिर आप उसको इश्तिहारी का भी तस्करा कर रहे हैं, फिर अखबारों में जो आया वो भी आप बता रहे हैं। सर ये सारी चीजें अदालत में साबित हुई हैं कि वो मुजरिम था, वो इश्तिहारी था जिसे अदालत ने बेगुनाह कहा। बिल्कुल, मैंने कहा ना ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, अखबार में आया हुआ है 2016 के। नहीं, अब फिर आपका केस चलने के बाद ये साबित हुआ कि नकीब मुजरिम है। बिल्कुल, वो देखें उसके नॉन बेलेबल आज तक वारंट है और वो इश्तिहारी है, आज तक हैं, इस वक्त तक मौजूद हैं। ये अदालत में साबित हो चुका है। बिल्कुल, अदालत में हमने सारी चीजें दी हैं, इसी वजह से फिर आपकी रिहाई हुई है। इस वजह से, और कोई एविडेंस नहीं थी। सर वो जो FIR है वो नसीमुल्लाह के नाम से या नकीबुल्लाह के नाम से? नकीबुल्लाह, क्योंकि उसने अपना फेक नाम रखा हुआ था। अच्छा, नसीमुल्लाह उसका ओरिजिनल शनाख्ती और फिर ये अदालत में साबित हो गया। ये हो गया, 100% मान गए, इन्वेस्टिगेशन सब मान गए। उस वक्त वो जबरदस्ती की गई ना, क्योंकि देखें हर चीज का कोई चीज होती है। साकिब निसार साहब जो थे वो इस तरह की हरकतें करते थे, सो मोटो। उन्होंने उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था मेरे दोस्त को कि मैं अब है ना जो है यार मुझे, और मेरे है ना शायद उनके कोई जजेस होंगे जो उनको कहते थे कि जी अभी तक उसको नहीं पकड़ सके तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं सो मोटो आइंदा नहीं लूंगा। तो मेरे इस वाक़े के बाद आप 21 मार्च के बाद देखें उन्होंने काफी अरसे सो मोटो नहीं लिया, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा लेना शुरू कर दिया काफी अरसे के बाद। और आप मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि आपके खिलाफ ये सब करके वो क्या फायदा हासिल करना चाह रहे थे, या वो आपसे क्या हासिल करना चाह रहे थे? पहली तो चीज ये है कि उनका वो जो था वकील और उनके ताल्लुक थे जो हमारा उस वक्त का आईजी सिंध था, उनको उन्होंने कहा था कि ये ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक है।
हमारे यहाँ जिस तरह मुख्तलिफ महकमों में एक दूसरे से प्रोफेशनल जेलसी होती है, इसी तरह वहाँ भी ये चीज़ थी और ग्रुपिंग थी, जिसकी वजह से वो ग्रुप जो था मेरे अगेंस्ट था। तो ये चीज़, और ये वो इनके करीब था, और किसके जरिए से था वो भी इंशाल्लाह मैं किसी दिन जरूर बताऊंगा। मुझे पता है कौन, तो सर आज ही बता दें जब आप मौजूद हैं तो। कौन है वो। एक जस्टिस है जो रिटायर हो चुका है, जो ये सारी अरेंज करता है। तो इंशाल्लाह उसका नाम भी आएगा। बहुत सारी चीज़ें, मैं अभी सिंध हाई कोर्ट में भी काफ़ी इस केस पे, क्योंकि हम काफ़ी 25 लोग, एक गोली लगी थी उसको, वो भी दूर से, उसमें 25 लोग चालान कर दिए मर्डर में, 25, और कोई वेपन नहीं मिला इनको कि पुलिस ने इस गोली से मारा। तो मतलब ये, अच्छा आपको मैं ये बताऊं कि जेआईटी जो होती है, मैंने बताया था आर्टिकल 19A के थे, मुझे तो है ना, उन्होंने इसमें कोई एजेंसी के लोग नहीं शामिल किया है। हमजा शहबाज शरीफ का सिविल नेचर केस था, उसका और मियाँ बीवी का झगड़ा है, उसको बुला लिया, 100 मोटर ले लिया, जो कि मोहल्ला कमेटी के मेंबर वगैरह करते हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। सही। तो अच्छा, उनको बुला के उन्होंने कहा कि मैं, तुम वो कर लो, नहीं तो मैं तो ISI डाल दूंगा आपके चैनल्स पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे टिकर चलें। उनको ये धमकियां देता था इस तरीके से। फिर दूसरी बात यह है कि उनको ये चीजें करने की आदत थी। अभी पिछले दिनों महमूद भट्टी फैशन डिजाइनर ने इंटरव्यू दिया है, उसके साथ क्या किया, उसने बाहर के मुल्क से आके पैसा लगाया, सारा कुछ किया, उनके भाई के कहने पे उन्होंने जाके उससे के साथ बदतमीजी भी की, सब कुछ किया, और 25 लाख रुपए उसने कहा मेरे से लेके डैम फंड में, और मुझे छोड़ दिया। यही काम उन्होंने कराची में भी किया, जिसको आप है ना कह सकते हैं जोर जबरदस्ती के ये भत्ता लिया उन्होंने बाकायदा। उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि हालांकि भत्ते के लिए तो कोई और मशहूर थे कराची में सर। मैं नहीं, ये आप देखें भत्ते की डेफिनेशन क्या है कि आप किसी को जबरदस्ती खौफ और हरास फैला के उससे लिया जाए। इमरान शाह हैं, MP हैं PTI के डॉक्टर, और मशहूर डॉक्टर थे डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, उसका बेटा है। उन्होंने एक पेट्रोल पंप पे किसी को थप्पड़ मार दिया उतर के, इन्होंने उस पर 100 मोटर लिया, उसने जाके उससे माफी मांगी, दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया। ये नॉन कोक चीज है, और उसमें आप इस्तेगासा सर वैसे क्या वो दुरुस्त था कि एक इस तरह से किसी को थप्पड़ मार देना? अगर आप कोई MP MNA है तो क्या ऐसे थप्पड़ मारना जायज था? उसने गलती की ना, लेकिन उसने माफी मांगी, माफी मांगी। या तो आपके सर वो सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वो केस हो चुका था कि वो मजबूरी थी माफी मांगना। ठीक है, माफी मांगी, आप उस पर क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए कि थप्पड़ मारने पे आप किसी को क्या सजा देंगे? वो भी जब है ना कोर्ट में केस चलेगा। फिर आपने 30 लाख रुपए क्यों लेके वो विड्रॉ किया? अच्छा, इमरान शाह से 30 लाख रुपए 30 लाख रुपए डैम फंड के लिए ये भत्ता नहीं है तो क्या है? आप लोगों को बुलाओ, खौफ और एराज फैलाओ, और फिर ये काम करो। सही। अच्छा सर, एक और आपका स्टेटमेंट मैं देख रही थी, बेनजीर कत्ल केस में मुशर्रफ साहब को जबरदस्ती डाला गया, तो ये दबाव जो है वो रहमान मलिक साहब ने डाला था आप पर? JIT पे साइन नहीं किया, आप पे दबाव डाला था? JIT पे दबाव क्या है? बोलते हैं मुझ पे क्या दबाव डालना था? उन्होंने बोला जाता है ना कि ये काम ऐसे करना है, नहीं किया। तो मुशर्रफ साहब बेनजीर कत्ल केस से उनका कोई लेना देना नहीं था, आप समझते हैं? 101% वो बेगुनाह था।